अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के बारे में, यानी मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्शन। सो बेसिकली एज यू कैन सी इन द हेडिंग एंड एज यू हैव सीन इन द थंबनेल कि हम लोग ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिस्कस करने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो वाटर के रिलेशन में मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वन डर वाल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग इन तमाम के तमाम इंटरैक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर इसको थर्मोडायनामिक्स की लाइट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग फिर गोइंग टू डिस्कस अंडर लाइट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब कि आइदर इट इज थर्मोडायनामिक स्टेबल, जिसको आप लोग फेवरेबल कहते हैं, मतलब कि थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, आपने अक्सर नाम भी सुन रखा होगा फेवरेबल, और इट इज अनफेवरेबल एज वी नो ना, मतलब कि इट कैन बी फेवरेबल एंड इट कैन बी अनफेवरेबल। नाउ इट्स करेक्ट। तो थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले हम लोग एक इक्वेशन है जो कि इस चीज़ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो इक्वेशंस इज डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसमें जितने भी टर्म्स हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ दिस डेल जी इज नॉन एज फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग अक्सर गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, फ्री एनर्जी, राइट। इसको आप लोग फ्री एनर्जी समझ सकते हैं। क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ दिस डेल एच इज बेसिकली इंथैल्पी, इंथैल्पी, राइट। दिस टी इज टेम्परेचर एज यू नो, एंड दिस डेल एस इज एंट्रोपी, एंट्रोपी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट वन बाय वन। फ्री एनर्जी क्या होती है? जब कभी भी कोई रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो उसमें जितना भी चेंज इन एनर्जी आया वो उसकी फ्री एनर्जी होती है। मतलब कि व्हेन एवर अ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और उस कन्वर्जन में जो उसकी एनर्जी का चेंज आया उसको आप लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इट कैन बी पॉजिटिव एंड आल्सो इट कैन आल्सो बी नेगेटिव, राइट। अच्छा, सो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को समझाने से पहले एज यू लेट मी ड्रॉ दिस, फॉर एग्जांपल दिस रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अक्सर लोग देखते हैं कि उसके एंड में कुछ इस तरह से लिखा होता है, अदर समथिंग डेल एच इक्वल्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी टेम्परेचर की सूरत में एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि जब कभी भी हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मीथेन, ऑक्सीजन की मदद में, मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, तो आपको पता है क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि व्हेन एवर डेल एच इज नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंथैल्पी हम लोग रिएक्शंस को एंडोथर्मिक, एंडो एंड एक्सोथर्मिक का टैग लगाते हैं उनके साथ, थर्मिक। सो दिस बेसिकली मीन्स के उसका कितना चेंज आया एनर्जी के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इन दो टर्म्स में कंफ्यूजन होती है, डेल जी एंड डेल एच, बिकॉज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। डेल एच भी आपके पास एनर्जी चेंज है और डेल फॉर ये जो डेल जी है जिसको आप लोग फ्री एनर्जी कहते हैं, ये भी एनर्जी का चेंज ही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो डेल एच है इट इज ओनली लिंक विद टेम्परेचर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी से लिंक करता हुआ ये टॉपिक है। इसका दूसरी एनर्जी यानी दूसरी, फॉर एग्जाम्पल जो डेल एस है जिसको आप लोग एंट्रोपी कहते हैं, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो डेल जी है मतलब जो फ्री एनर्जी है, इट मीन्स कि ओवरऑल एक रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्जन के दौरान कितना चेंज आया उसकी एनर्जी के अंदर, फ्री एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया, दिस इज नोन एज डेल जी। अच्छा, ये जो डेल एस है एंट्रोपी, एंट्रोपी मीन्स कि किसी भी चीज में जो डिसऑर्डरनेस है वो कितनी है, डिसऑर्डरनेस। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस एंट्रोपी। मतलब कि जितनी भी आजकल की जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो इस एंट्रोपी के बेस के ऊपर होती हैं। अच्छा, एंट्रोपी डिसाइड करती है कि कोई भी चीज़ फेवरेबल कब है और कोई भी चीज़ अनफेवरेबल कब है। कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी प्रोसेस में जो ऑर्डरनेस है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ये बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और एक तरफ आपके पास ये दो गोल सर्कल्स हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स, और दूसरी तरफ आपके पास 2 रेड सर्कल्स हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं इनको इस बॉक्स को जो है शेक करूं तो ये जो बॉल्स हैं ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो जो इस बॉक्स की जो नई सूरत बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बॉल यहाँ पर है और दूसरी ब्लैक बॉल यहाँ पर है, और जो दूसरी रेड बॉल है, राइट, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि दिस इज अ डिसऑर्डर। कहते हैं कि किसी भी चीज में जितना ज्यादा डिसऑर्डर होता है वो चीज उतनी ही एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है, और इसका उल्टा यानी जिस चीज में जितना ज्यादा ऑर्डरनेस होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको शेक करता, ठीक है, और ये
अपनी जगह डिस्प्लेस ना मतलब कि अपनी जगह से ये बॉल्स डिस्प्लेस ना होती, इसमें किसी भी किस्म की डिसऑर्डरनेस नहीं आती, तो हम लोग ये कहते हैं कि इफ अ सब्सटेंस मतलब कि इफ अ प्रोसेस इज डिसऑर्डर एंटी, मतलब कि उसमें जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज नहीं करती, मतलब कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर में रहते हैं, तो वो चीज़ एनर्जेटिकली एग्जैक्टली अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल, राइट। सो आइए फिर से फोकस करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं कि कब कोई चीज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है और कब कोई चीज़ एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल होती है। देखें, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, एक बात याद रखिएगा, जितने भी स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियस, शायद स्पेलिंग की थोड़ी सी गलती हो जाए, उनमें जो डेल जी है वो हमेशा से नेगेटिव होता है। हम लोग इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं आपको, डेल जी इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर आप मेरी इस सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, आप एक गिलास लेते हैं जिसमें पानी है, ठीक है, और उस पानी को आप जमीन पे गिरा देते हैं, फ्लोर के ऊपर, इस तरह से। तो अगर आप कुछ वक्त के बाद आएंगे तो ये पानी जो है ये एवापोरेट कर जाएगा, मतलब कि दिस वाटर इज कन्वर्टिंग इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड, राइट, एंड कन्वर्टिंग इनटू वेपर, H2O गैस, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है ना, मतलब आपने खुद कुछ भी नहीं किया, ये खुद ब खुद हो। तो this process is going to be have DLG equals to negative. I am going to prove it right now. अच्छा देखें, सो जब ये H2O लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होता है तो क्या कोई भारी इंथैल्पी चेंज होती है, मतलब कि जो इंथैल्पी की जो यूनिट है, मतलब कि इसके जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? नहीं। अगर आप पिछली वीडियो देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर की जो थर्मल एनर्जी है उसका जो ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी के, मतलब कि वाटर में रूम टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी होती है वो काफ़ी होती है उसको लिक्विड से गैस में या फिर सॉलिड से लिक्विड में इस वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि जो डेल एच है, डेल एच, राइट, ये जो है ये इतना नहीं होने वाला, मतलब इट्स गोइंग टू बी स्मॉल, राइट। अच्छा, क्यों स्मॉल? बिकॉज आपको पता है कि इसको कोई एनर्जी चाहिए नहीं और ना ही इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी होती है वाटर के पास, और ना ही इसको ये रिलीज करता है, बिकॉज आपको पता है कि इसने बॉन्ड तोड़नी है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, टूटती नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि जब वाटर गैस में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूटेंगे और टूटने के लिए आपको पता है कि एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, अब जो डेल एस है, ये तमाम की तमाम डिस्कशन कि इस प्रोसेस का डेल जी नेगेटिव होने वाला है, ये डिपेंड करता है डेल एस के ऊपर कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा देखें, तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी ऑर्डरनेस होती है, बिकॉज आपको पता है कि फॉर एग्जांपल दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सर्कल से शो कर रहा हूँ। आपको पता है कि तमाम हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इनको एक जगह पे रख रही होती है, ऑल्दो ये मूव कर रहे होते हैं बट इनकी जो ऑर्डरनेस है वो उतनी नहीं रहती। बट व्हेन इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, तो जो गैसियस स्टेट में वाटर होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल किसी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्ड का हिस्सा नहीं होते, मतलब कि दे कैन मूव फ्रीली। तो एक लिक्विड वाटर और एक गैसियस वाटर में जो डिसऑर्डरनेस है वो कहाँ ज़्यादा होगी? वहाँ पर जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, या वहाँ पर जहाँ पर फ्री हैं तो ज़्यादा होगी, मतलब कि गैसियस स्टेट में जो आपकी एंट्रोपी है, जो आपकी डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा होने वाली है, मतलब कि डेल एस भी गैसियस फेज में ज़्यादा है। सो राइट, यू कैन सी डेल जी इक्वल्स टू डेल एच जो कि स्मॉल है, राइट, और यहाँ पर आपके पास जो डेल एस है वो भी इंक्रीज है, मतलब कि ये वाला जो फैक्टर है ये लार्ज है और ये ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो जब एक लार्ज नेगेटिव से स्मॉल माइनस होता है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो डेल जी की वैल्यू क्या आने वाली है? एग्जैक्टली डेल जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हेंस प्रूव दैट कि जो आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनकी जो डेल जी होती है, ठीक है, यानी उनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, व्हेन इट्स गोइंग टू कन्वर्ट, मतलब जब एक प्रोसेस होता है तो उसकी जो डेल जी होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में नेगेटिव होती है, राइट। अच्छा, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, यानी एट रूम टेम्परेचर, अगर किसी प्रोसेस के जो डेल जी है वो अगर पॉजिटिव में है तो वो जो है, मतलब वो जो प्रोसेस हो रहा होता है एट रूम टेम्परेचर वो आपके पास अनफेवरेबल होता है। किस तरह से? ये हम लोग इसी इक्वेशन के बिहाफ के ऊपर जितने भी इंटरेक्शन लोग समझने वाले हैं, चाहे मतलब आया वो वाटर टू वाटर इंटरेक्शन हो, वाटर टू पोलर सोल्यूट इंटरेक्शन हो, या वाटर टू नॉन पोलर सोल्यूट इंटरेक्शन हो, या वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो, या फिर किसी किस्म का वंडर वॉल इंटरेक्शन हो, हम लोग उन तमाम को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एज आई सेड दैट कि आपको ये इक्वेशन जो मैंने अभी पिछले एक्सप्लेन की है, विच इज डेल जी
इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपको याद रखनी है बिकॉज हम लोग जितने भी इंट्रैक्शन समझने वाले हैं उनका फेवरेबल होना या उनका अनफेवरेबल होना हम लोग इस इक्वेशन की बेस के ऊपर समझेंगे। अच्छा, सो फर्स्ट इज H2O एंड H2O इंटरेक्शन। आई होप सो कि ये आपको ऑलरेडी आता होगा। H2O एंड H2O इंटरेक्शन यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो कि एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में एक खास किस्म की बॉन्डिंग होती है विच इज़ एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके ऊपर पिछली पूरा लेक्चर इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बेस करता है। अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ वॉच द वीडियो फर्स्ट, ओके। अच्छा, सो ये तो था वाटर और वाटर का इंटरेक्शन। सो हम लोग इस इंटरेक्शन को इसकी बेस के ऊपर नहीं समझ सकते बिकॉज ये एक प्रोसेस नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मतलब कि नेचुरली सॉलिड में भी और लिक्विड में भी वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान यही इंटरेक्शन होती है। अगर आप चाहें ना चाहें, अगर आप इसको फोर्स करें या अनफोर्स करें, ये इंटरेक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वाटर और सोल्यूट का इंटरेक्शन खत्म हो सकता है, आप सोल्यूट को निकाल सकते हैं, लेकिन आप वाटर में से वाटर को कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कि दिस इंटरेक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट which is H2O and polar solute interaction. It is H2O and polar solute interaction. अच्छा, यहां पर पोलर सोल्यूट दो किस्म के हो सकते हैं, आइदर इट इज आयन, ठीक है, और आइदर इट इज अनआयोनाइज्ड पोलर सोल्यूट। अनआयोनाइज्ड पोलर सोल्यूट आयंस में फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास NH4 पॉजिटिव, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अनआयोनाइज्ड पोलर सोल्यूट में फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास NH3 अमोनियम, आपके पास यहाँ पर ईथर, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस अनआयोनाइज्ड पोलर सोल्यूट आल्सो। अब हम लोग ये देखते हैं कि वाटर इनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि H2O and polar solute interaction is more favorable than solute interaction. मतलब कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर आर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड आपके पास दो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि इस सॉल्यूट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन से ज़्यादा फेवरेबल है कि अगर सॉल्यूट और वाटर का इंटरेक्शन, देयर इज द सॉल्यूट, दिस रेड वन इज सॉल्यूट, ठीक है, एंड दिस ब्लैक वन इज वाटर। मतलब कि दिस इंटरेक्शन इज मोर फेवरेबल देन दिस सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन। बाय अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आपको ये टर्म नजर आएगी, दिस टर्म। तो यहाँ पर आप लोग देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज एंट्रोपी। तो यहाँ पर ये देखें तो ये ऑर्डर है और ये डिसऑर्डर है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। व्हेनेवर सोल्यूट जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, सो देयर इज अ डिसऑर्डरनेस, and whenever there is a disorderness, entropy is going to be increased, and whenever entropy is going to be increased, ये del G नेगेटिव होगा, यानी इट्स गोइंग टू बी थर्मोडायनामिकली फेवरेबल। आपको इस चीज का मतलब समझ आया? मतलब कि whenever solute is going to interact with water, it will increase what? Disorderness. Disorderness is going to increase entropy. Entropy increase going to increase del G negative. और del G नेगेटिव होने का मतलब ये है कि दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल एंड फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर का इंटरेक्शन विद आयन एंड वाटर का इंटरेक्शन विद अनआयोनाइज्ड पोलर सॉल्यूट्स, इन दोनों का जो आउटकम है वो बिल्कुल सेम ही है, एंड इट इज दैट कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द एंट्रोपी। एंड वन थिंग आई फॉरगेट दैट कि दे बोथ आर पोलर ना, तो आपको पता है कि वाटर भी जो है वो क्या है, पोलर है। मतलब कि पोलर इज गोइंग टू अट्रैक्ट पोलर, जो कि नेचर है, एंड दिस पोलरनेस ऑफ बोथ द सब्सटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज इन द चांस दैट कि ये जो इनका इंटरेक्शन है ये एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होगा, बिकॉज ये जो इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, राइट, ये जो इनके ऊपर पोलर क्लाउड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मींस दैट कि इनके ऊपर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकती है। और जब वो बैलेंस होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर वाटर के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूँ राइट देयर, तो दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज अनदर H, राइट। तो आपको पता है कि ये जो पोलराइजेशन है ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है, बिकॉज इट्स मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किसी किस्म का एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिविटी है वो ये ऑक्सीजन बैलेंस कर सकता है, और इस ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी है ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर सकता है, मींस दे कैन स्टेबलाइज ईच अदर। तो दैट्स वाई इनकी जो इंट्रैक्शन है ये और भी एनर्जेटिकली फेवरेबल हो जाती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट के इंट्रैक्शन के ऊपर। सो अब आइए बात करते हैं वाटर एंड नॉन पोलर के इंट्रैक्शन के ऊपर, मतलब कि हाउ डज वाटर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द नॉन पोलर इंट्रैक्शन, मतलब कि नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर एज यू नो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया हो, राइट, तो आप एक काम करें, अभी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक हाफ अ ग्लास वाटर लें और उसमें कुछ ड्रॉप्स या फिर बहुत सारा ऑयल डाल लें। ऑयल फॉर एग्जांपल मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, राइट, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट विद द डिफरेंट कलर। सो दिस रेड वन इज व्हाट, दिस इज योर ऑयल। आप एक काम करें कि इनको मिक्स कर दें, राइट, इनको जितनी अच्छी तरह इसको मिक्स कर सकते हैं आप करें। और जब आप ये देखेंगे कि व्हेन यू मिक्स दैट, तो होगा कुछ यूँ कि ये जो वाटर है, राइट, इसके अंदर बबल्स की फॉर्म में ये ऑयल्स आ जाएगा, छोटे छोटे बबल्स, राइट। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप से शो कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मिक्स करने के बाद जो आपके पास ऑयल है वो इस तरह से बबल की सूरत में आ जाएगा। और जब आप इसको कुछ देर के लिए रखेंगे, ठीक है, तो इसमें होगा ये कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेविटी, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, वो जो ऑयल है वो वाटर से सेपरेट हो जाएगा। अगर ऑयल वाटर से मोर डेंसर है, मतलब ऑयल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो ऑयल है वो नीचे चला जाएगा। अगर आपके पास जो ऑयल है वो मजीद वो मोर डेंसर है देन वाटर, तो आप लोग ये देखेंगे कि जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऑयल है वो नीचे आ जाएगा। सो दिस इज योर वाटर एट द टॉप एंड दिस इज योर ऑयल एट द बॉटम, एंड वाइस वर्सा फॉर इफ ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर। तो आप यही देखेंगे कि वापस से इस तरह में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाटर का नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ जो इंटरेक्शन है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। वो क्या है? वो है अनफेवरेबल। क्यों? उसको भी हम लोग इसी इक्वेशन की बेस के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, सो ये इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अच्छा, हम लोग इस स्टेबल स्टेट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने ये देखना है कि स्पॉन्टेनियसली ये इक्वेशन इस प्रोसेस के बारे में क्या कहती है। यहाँ पर तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ना, आपने इसको मिक्स किया, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल स्टेबल रखा, मतलब कि ये नेचुरली इस फेज में एग्जिस्ट करता है। इस फेज में देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या कहती है। अच्छा देखें, यहाँ पर जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इस ऑयल के इर्द गिर्द आएंगे तो उनकी एक ऑर्डरनेस हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है कि ये जो ऑयल है ये नॉन पोलर है, ये जो ऑयल है ये नॉन पोलर है ना, और जो वाटर है वो पोलर है। और आपको पता है कि नेचर में पोलर इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉन पोलर। सो मतलब कि यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, ठीक है, वो एक ऑर्डरनेस में आ जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ये एक नॉन पोलर चीज़ है, ठीक है, ये एक नॉन पोलर है, ठीक है, और ये उसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल देयर इज योर वाटर मॉलिक्यूल्स, इफ इट राइट्स वाटर 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 वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ मूव करना चाहता है तो ये नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इसकी जो मोशन है ये रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज इट कैन नॉट इंटरेक्ट एंड इट कैन नॉट ओवरकम द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन पोलर सॉल्यूट। मतलब कि देयर इज एन ऑर्डरनेस इन बिटवीन इन सराउंडिंग ऑफ दिस नॉन पोलर सॉल्यूट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ पोलर सॉल्यूट। मतलब कि जो डेल एस है इट्स गोइंग टू बी डिक्रीज, बिकॉज जितनी ज़्यादा ऑर्डरनेस होगी, आपने पीछे देखा था कि ऑर्डर जितना ज़्यादा था, ठीक है, डेल एस उतना कम था, यानी कि जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतना डेल एस इंक्रीज करेगा। बिकॉज एंट्रोपी इज व्हाट? एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस, लेकिन यहाँ पर ऑर्डरनेस है। एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज करती है, तो अगर ऑर्डर है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डेल एच है ये भी इंक्रीज करेगा, मतलब कि डेल एच इज आल्सो बी गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एज यू नो कि जब ये सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्यूट इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर आएगा तो ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, बिकॉज वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड ब्रेक यानी कि बॉन्ड ब्रेक नीड्स एनर्जी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो आपको पता है कि वब जो आपके पास डेल एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो डेल एच है वो भी पॉजिटिव हो रहा है और आपकी एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है।
मतलब कि इसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो रही है और इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि दिस इज पॉजिटिव व्हाट डेल एच एंड इट्स व्हाट लार्ज आल्सो, और जो डेल एस है नेगेटिव में वो भी कम है, स्मॉल है। इन शॉर्ट ये कि जो डेल जी आपके पास आना है इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड दिस मेक्स वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इंटरेक्शन एनर्जेटिकली अनफेवरेबल एट स्पॉन्टेनियस कंडीशन या एट रूम टेम्परेचर। और इसकी दूसरा रीज़न ये है कि चूंकि एक जो वाटर है वो पोलर है और जो आपके पास ऑयल है वो नॉन पोलर है, और ये नेचर में अपने साथ इंटरेक्शन नेचुरली नहीं करते। नॉन पोलर डज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पोलर एंड वाइस वर्सा फॉर द पोलर टुवर्ड्स नॉन पोलर, सो दिस मेक्स वाटर एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल। अब आइए बात करते हैं वंडर वॉल एक्शन के ऊपर, यानी कि वंडर वॉल इंटरेक्शंस के ऊपर, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक ऑन वंडर वॉल इंटरेक्शन। मोस्टली लोगों को ये अक्सर समझ नहीं आता। अब आइए बात करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। वंडर वॉल इंटरेक्शन एक इस तरह की अट्रैक्शन फोर्स है जो कि तब एग्जिस्टेंस में आती है जब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, मैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के वैलेंस शेल को अट्रैक्ट, यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है, एंड सेम इज फॉर द अदर एटम्स न्यूक्लियस, यानी दूसरे एटम का भी जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करे। राइट, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, व्हेन न्यूक्लियस attracts valence electron of another atom, तो उस अट्रैक्शन का जो दूसरा नाम है उसको आप लोग वंडर वॉल इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब कि वंडर वॉल इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट या विच कम्स इन अकरेंस जब एक एटम का न्यूक्लियस किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन आपस में होती है वो वंडर वॉल इंटरेक्शन उसको आप लोग कहते हैं। ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन है। इसकी जो एवरेज एनर्जी है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4 किलो जूल्स पर मोल, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 किलो जूल आपको यानी काफ़ी हैं टू ब्रेक दिस वंडर वॉल इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, आइए उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। देन यू गॉट आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। एंड फिर उसके बाद आपके पास आती है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन लेट मी राइट फर्स्ट इंटरेक्शन। देन आपके पास एक बहुत ही स्पेशल इसको आप लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आपके पास कुछ 4 किस्म की टाइप्स हैं इस वंडर वॉल इंटरेक्शन की। अब आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और इनका मतलब क्या है। लेकिन बेसिक फंडा यही रहेगा कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड वाइस वर्सा फॉर द सेम अदर एटम, ठीक है। अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे बाय द सेम प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए विच इज लिंक्ड विद बी, ए जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है और बी जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, एंड सिमिलरली देयर इज सी एंड डी, राइट। इट इज पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट्स पार्शियली नेगेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। डाइपोल मींस डाई मींस टू एंड पोल मींस पोलर, यानी जहां पर दो पोल हो, एक पोल ये एक पोल यानी ये दोनों जो है ये डाइपोल है। अब इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन की जो फंडामेंटल है वो कौन सी होगी, दिस वन, यानी जो इसका न्यूक्लियस है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो देयर इज अ इंटरेक्शन और अट्रैक्शन इन बिटवीन अ डाइपोल एंड अनदर डाइपोल, राइट। इसके बाद आते हैं, आई होप सो कि आपको ये समझ आएगा। इसके बाद आते हैं आयन एंड डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सेम डाइपोल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, एंड इट्स आल्सो नेगेटिव एंड इट्स आल्सो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई आयन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डाइपोल होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। एक और बात याद रखिएगा, डाइपोल मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डाइपोल का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज 0, राइट। क्यों, देखें पार्शियल नेगेटिव
पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। लेकिन जो आपके पास आयन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज एक्स, एक्स के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, सो there is an interaction which is going to be in between this x and this b because there is positive, there is negative। तो ये जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, इट्स व्हाट, इट्स आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब एक नई टाइप है, ये शायद आपने ये नाम पहले सुन रखा हो, विच इज इंड्यूस्ड डायपोल। यानी इंड्यूस का मतलब एक चीज के अंदर वो चीज लेके आना। एक होती है इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल बार है, मेटल है, मैग्नेट नहीं है, अगर आप उसके ऊपर जो मैग्नेट है वो एक खास डायरेक्शन में, यानी एक मैग्नेट फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, अगर आप इसके ऊपर एक खास डायरेक्शन में इसको मूव करें तो ये जो मेटल है ये भी इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाएगा। क्या बनेगा? इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो इसी तरह से आप लोग एक नॉन पोलर या अनचार्ज मॉलिक्यूल को आप डायपोल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होता किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक डायपोल है, देयर इज ए एंड बी, ठीक है, ये बी का नेगेटिव एंड ये बी का पॉजिटिव एंड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर नॉन पोलर एंड अनचार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कंसिडर कर देता हूँ सी, ठीक है, एंड वाई सपोज, ठीक है, ये अनपोलर है। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि जब इसका नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल के करीब आया, ठीक है, तो ये न्यूट्रल था, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे रिपेल होंगे, ठीक है, और ये इस तरफ मूव कर जाएंगे फॉर जस्ट एन इंस्टेंट, ठीक है। यानी कि हुआ ये कि जब ये पोलर, जब ये डायपोल इस अनचार्ज और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आया तो इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फॉर एग्जांपल दिस सी इज एन एटम ना, तो सी अगर एटम है तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर इस तरफ मूव करेंगे, तो अगर चार्ज इस तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये एरिया पार्शियली पॉजिटिव होगा, मतलब कि दिस डायपोल इज गोइंग टू इंड्यूस दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू अ डायपोल। किस तरह से? अपनी नेगेटिविटी या फिर अपनी पॉजिटिविटी की वजह से। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव यहाँ आया होता, ठीक है, तो ये सारे अपने, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन है इस पूरे मॉलिक्यूल के, उसको अपनी तरफ पुल करता, और अगर इलेक्ट्रॉन पुल होते इसकी तरफ तो ये साइड पार्शियल नेगेटिव होती, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये तो ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव थी अगर यहाँ पर ए यहाँ पर होता, और उन दोनों के दरमियान इस तरह से अट्रैक्शन होती। मतलब कि वन कंप्लीट डायपोल इज गोइंग टू इंड्यूस अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू अ डायपोल, इनटू इंड्यूस्ड डायपोल, एंड उन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन होगी उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसको आप लोग कहेंगे डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। सो भाई ये बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल के ऊपर। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक लम्हे के लिए डायपोल, और इंड्यूस डायपोल का मतलब तो आपको पीछे समझ आ गया। अच्छा, अब इंड्यूस, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है इसके बारे में एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज वन जिसको आप लोग ई एफ कह रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज अनदर जिसको आप लोग एम एंड एल कह रहे हैं। वो थ्योरी ये कहती है कि ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन है, जिसको हम लोग कॉमनली, इसका दूसरा नाम है आपके पास लंडन फोर्स, जिसको आप लोग लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। ये एक्सप्लेन करती है कि एक नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर को किस तरह से अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आपको पता है कि नेचर में नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर ना, एज यू नो व्हाट इट सेज, नॉन पोलर इज गोइंग टू अट्रैक्ट अनदर नॉन पोलर, और वो जो अट्रैक्शन है वो ये थ्योरी समझाती है। थ्योरी कहती है कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर आप इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जोर से हिट करवाएंगे, यानी ये दोनों एक्सीडेंटली हिट करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो नेचर में अगर कोई सब्सटेंस गैसियस या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं और एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। तो वो जो कोलिजन है, फॉर एग्जांपल आपने इन दोनों मॉलिक्यूल को कोलाइड करवाया, तो जब ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो सपोज करें कि ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, फॉर एग्जांपल राइट देयर, ये जो एम एल है ये यहाँ पर आ गया, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चार्ज तो है ना, ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर भी तो चार्ज होते हैं, मतलब कि नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर भी तो चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्ज जो है वो डिसबैलेंस नहीं होता, मतलब किसी एक तरफ उसका झुकाव ज्यादा नहीं होता, किसी एक तरफ उसका बेंड ज्यादा नहीं होता, वो बैलेंस होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, मतलब कि दिस इज एन इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब कि एक मोमेंट के लिए ये डायपोल बना, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें ये जो कोलिजन थ्योरी है ये मजीद ये कहती है कि ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान की जो इंटरेक्शन है, मतलब ये जो इंटरेक्शन है ये मैक्सिमम तब होती है कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कि एक ऐसा मोमेंट आया कि जिस वक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो तमाम के तमाम इस तरफ रिवॉल्व कर रहे थे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम थी, यहाँ पर ज़्यादा थी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ थोड़ी सी कम है तो ये जो एंड होगा ये पार्शल पॉजिटिव हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पर जो पोलैरिटी है इस न्यूक्लियस की वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सही से नहीं कर रहा है, मतलब कि दिस एंड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए होता है, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा से रिवॉल्व करते रहते हैं। और अगर एक ऐसा मोमेंट आए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरफ हो और दूसरा एंड खाली हो, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हो, तो वो एंड अगर इस मोमेंट के ऊपर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है, ठीक है। और ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल एक दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड करके डायपोल बनाएगा। क्यों होगा? वही कि ये पॉजिटिव आके यहाँ आएगा, ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस एम के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये रीजन उसका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये रीजन पार्शियल नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि दिस कोलिजन और दिस इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू कन्वर्ट another molecule into induced dipole, because जो मॉलिक्यूल आके कोलाइड किया है और बाय नेचर वो एक ऐसा इत्तेफाक हुआ, एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो इंस्टेंटेनियस डायपोल की कंफर्मेशन में था। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया तो एज वी नो कि ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम इज द केस, मतलब कि ये भी पार्शियली पॉजिटिव बिकॉज दिस इज पार्शियली नेगेटिव। सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन इन टू नॉन पोलर, और वो हम लोगों ने देखा किस तरह से होती है। जो नॉन पोलर्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि नेचर में जो नॉन पोलर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो इस तरह की कुछ फोर्स होती है जिसको आप लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। सो भाई ये बात करते हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक्स के बारे में, और ख़ास तौर से जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। मोस्टली लोग ऐसा होते हैं ना कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो लंडन फोर्स ही है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आइए उसको दूर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट आर हाइड्रोफोबिक एंड व्हाट आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, सबसे पहले हाइड्रोफोबिक्स के ऊपर गौर करते हैं, या हाइड्रोफिलिक्स के ऊपर करते हैं बिकॉज उसको इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिलिक, अच्छा, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक्स मीन्स लविंग, यानी दो सब्सटेंस विच लव्स टू इंटरेक्ट विद वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलिक। इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास पोलर सॉल्यूट हैं उनको आप लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन पोलर, मतलब कि दे कंटेन पोलैरिटी, आइदर इट इज इन द चार्ज फॉर्म और आइदर इट इज इन न्यूट्रल फॉर्म, लेकिन उनके पास किसी किस्म की पोलैरिटी होती है। और आपको पता है कि वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। उस वक्त वाटर की और उस पोलर सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होती है, यानी उस पॉइंट के ऊपर वो जो सॉल्वेंट है, वो जो सॉल्यूट है सॉरी, वो पोलर होता है और वो वाटर को लव करता है। मतलब कि उसका जो इंटरेक्शन होता है, हम लोगों ने जिस तरह से पीछे देखा कि पोलर का जो इंटरेक्शन है वो वाटर के साथ वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, और अगर एक चीज़ एनर्जेटिकली एक चीज़ के लिए फेवरेबल होती है तो वो चीज़ उसके लिए लविंग होती है। मतलब कि पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है, आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। इस तरह से हाइड्रोफोबिक्स है। फोबिक्स मीन्स डर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। नाउ हाइड्रो मीन्स सेम वाटर, एंड नाउ फोबिया मीन्स, आप लोग बता सकते हैं, फोबिया मीन्स हेट, यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑयल्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम नॉन पोलर होते हैं। तो क्या उनका इंटरेक्शन वाटर के साथ हो सकता है? हम लोगों ने देखा ना कि जब एक नॉन पोलर सॉल्यूट वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डेल जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, और अगर डेल जी पॉजिटिव है तो वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। तो मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हेट्स टू इंटरेक्ट विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल है उसको हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मतलब कि एम्फीपैथिक एक इस तरह के मॉलिक्यूल कहते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है। अरे भाई, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एट द सेम टाइम। आप लोग आई थिंक इसका नाम सुन रखा होगा। फॉर एग्जांपल जो फॉस्फोलिपिड है, जो कि अक्सर आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आपकी नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की में होता है, आप टेंशन ना लें। हाइड्रोफिलिक, सॉरी, हाइड्रोफोस्फोलिपिड एक इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसका जो हेड वो जो है चार्ज होता है, ठीक है,
नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, मतलब कि इट्स अ पोलर, और इसकी जो टेल्स हैं, टेल्स वो जो है वो नॉन पोलर होते हैं। असल में ये फैटी एसिड्स होते हैं, ये जो इसकी टेल्स होती हैं ये फैटी एसिड्स होते हैं, और आपको पता है कि जो फैटी एसिड्स हैं दे आर लिपिड्स, जो लिपिड्स आर नॉन पोलर। यानी कि आप लोग देखेंगे एक वक्त में इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफोबिक एंड भी है विच इज द टेल, और हाइड्रोफिलिक एंड भी है विच इज द हेड। तो सच मॉलिक्यूल विच कंटेन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एट द सेम टाइम, सच मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अच्छा, जब इस तरह के जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये वाटर में खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको आप लोग कहते हैं मीसल्स। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट नेम, मीसल्स। अब ये मीसल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि मीसल इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रक्चर, बट इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रक्चर। कॉम्प्रोमाइज्ड, आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड कॉम्प्रोमाइज, बट आप समझ सकते हैं, यानी कि मजबूरन जो किया जाता है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, यानी इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि मिसल्स यानी जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं ये एक्वायर करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रक्चर। ये मिसल्स क्या होते हैं उसके लिए आपको एक सिनेरियो में एक्सप्लेन करवाता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें ये कंटेनर है जो कि वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ विच इज द सेम दिस फैटी फॉस्फोलिपिड, ये उसकी टेल है। 4 मॉलिक्यूल ले लें आप, ठीक है, तो आपके हो गए, मैं नहीं रखता, एंड दिस इज द टेल। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये वाटर है तो ये H2O से भरा होगा, बिकॉज आपको पता है कि वाटर मीन्स H2O, राइट। तो ये जो पोलर एंड है, ये जो हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है ना, तो इसके साथ वाटर इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, राइट। H2O is going to interact on this head. Why? Because जो है ये जो हेड है ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, नाम से जाहिर है ना, वाटर लव। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ये ब्लैक्स में फैटी एसिड्स हैं दे आर नॉन पोलर, मतलब कि जो वाटर है वो इनके साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहेंगे, राइट। अच्छा, सो मतलब कि इस मॉलिक्यूल का जो यानी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो वाटर के साथ वो दोगला है, वो दोनों तरफ है, मतलब कि वो लविंग भी है, वो फोबिया भी है, बिकॉज इट कंटेन बोथ द नेचर्स, ठीक है। अच्छा, अब मीसल्स क्या होते हैं? मीसल्स आर सच स्ट्रक्चर्स जो कि ये जो आपके पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है ये एक्वायर करते हैं ताकि इनका वाटर के साथ इंटरेक्शन यानी इनके नॉन पोलर एंड का वाटर के साथ इंटरेक्शन कम से कम हो और इनके हाइड्रोफिलिक एंड का जो वाटर के साथ इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम हो। किस तरह से? लेट मी ड्रॉ दिस। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पिछला केस सपोज किया कि किस तरह से वो जो टेल्स थे उनके साथ वाटर का इंटरेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर था, मतलब कि वाटर बिल्कुल इंटरेक्ट करना नहीं चाहते थे, और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास हेड था उसके साथ वो इंटरेक्ट करना चाहते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब मीसल्स क्या होते हैं? मीसल्स आर सच सब्सटेंसेस जिसमें आपके पास जो नॉन पोलर आपके पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है वो उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ बिल्कुल नहीं होता। किस तरह से? देखें, होता कुछ यूं है कि जो जितने भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं वो सर्कुलर शेप इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनके हेड्स आ गए, ठीक है, और ये इनकी टेल्स आ गई। सबकी टेल शायद ना बन पाए बिकॉज रूम नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने इसका शेप दिखाया है वो सर्कुलर दिखाया है, लेकिन असल में ये स्फेरिकल होता है, एक बॉल की तरह। मतलब कि ये जो इसके जितने भी आपके पास पॉजिटिव एंड्स हैं, मतलब जितने भी आपके पास पोलर एंड या हाइड्रोफिलिक एंड है वो इसको वो सराउंड कर देते हैं वाटर को, और जितना भी हाइड्रोफिलिक एंड है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है और वाटर का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को, जिसमें जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मिसल। इससे ये ऐसा क्यों हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज क्यों है? बिकॉज नेचुरली ये जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, बट बिकॉज इनको इस स्ट्रक्चर में जो आपके पास थर्मोडायनेमिक है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इसमें आपका नॉन पोलर जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है यानी जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का, उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं विच इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, फोबिक इंटरेक्शन यानी कि एक ऐसा इंटरेक्शन जो कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के दरमियान होता है। और एक और बात याद रखिएगा, इट इज ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ओनली इन H2O प्रेजेंस, सिर्फ और सिर्फ वाटर की मौजूदगी में होता है। अगर वाटर ना हो तो ये इंटरेक्शन नहीं हो सकता।
अगर आप देखें तो ये जितने भी नॉन पोलर या आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, इनके दरमियान एक खास किस्म की फोर्स है, जो कि फोर्स नहीं है बल्कि एक प्रेशर है जो कि आउटसाइड से लग रहा है। एक और बात याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज नॉट अ फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है, नॉट फोर्स। ये क्या है? ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन, जो कि तब होती है जब इट डिड वाटर हो। इससे होता यह है कि जो आपके पास वाटर और नॉन पोलर सॉल्यूट का जो कांटेक्ट है वो लीस्ट होता है, वो सबसे कम होता है। तो वाटर यानी पोलर और नॉन पोलर के कांटेक्ट को कम करने के लिए एक खास किस्म की इंट्रैक्शन होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कहते हैं। एक दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ये ओनली इन वाटर प्रेजेंस होती है, ठीक है, और ये किसी किस्म की फोर्स नहीं है, मतलब कि लाजमी नहीं है कि ये जो आपके पास नॉन पोलर एंड्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये कन्फर्मेशन है एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल की, ताकि वाटर और इस नॉन पोलर एंड का जो कांटेक्ट है वो लीस्ट हो सके। और जब ये लीस्ट होगा तब ही ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल को या इस पूरे सिस्टम को मिल सकती है। आई अगेन रिपीट दैट कि जो आपके पास मैंने यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, अच्छा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती क्या है? इंट्रैक्शन विच इज इन बिटवीन नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, और ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होती है। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस इनको अपने मतलब कि ये जितने भी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं इस एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के अंदर, इनको एक दूसरे के साथ रहने में या एक दूसरे की तरफ यानी एक दूसरे की अंदर यानी एक दूसरे के साथ इनकी कन्फर्मेशन को स्टेबल बनाती है। बिकॉज इस कन्फर्मेशन से यानी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से यानी हाइड्रोफोबिक्स का आपस में इंट्रैक्शन से होता यह है कि हाइड्रोफोबिक्स का वाटर के साथ इंट्रैक्शन कम हो जाता है। अगेन फोर्स नहीं है ये, इट्स नॉट दैट कि ये जो है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि ये इसके साथ इस वजह से है क्योंकि इट गेट वाटर, और वाटर और इसका कांटेक्ट ना हो जाए इस वजह से इसने इसके साथ दोस्ती कर रखी, वरना इसका इसके साथ किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं है। याद रखने की बात यह है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ कन्फर्मेशन। और ये क्यों होती है आपको रीजन पता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आइए बात करते हैं एक फाइनल फॉर्मूले के ऊपर जो कि पोलर चार्ज पार्टिकल के इंट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करता है। So it is very much similar to the Coulomb's formula. Coulomb's law अगर आपको याद हो, it says that the attraction in between two charges is directly proportional or equals to the product of their charges and inversely proportional to the square of their distance in between each other and also inversely proportional to the dielectric constant. यहाँ पर Q जो है वो चार्ज है, ठीक है, चार्ज, ठीक है, R जो है वो डिस्टेंस है यानी कि चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, और E जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? असल में ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट्स अ रेशो इन बिटवीन परमिटिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीडियम with what? With permittivity of electric field of space। यानी कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी परमिटिव है उसका रेशो किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परमिटिविटी कहते हैं कि इजाजत, यानी कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ट्रेवल कर सकती है, उसका रेशो परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने यहाँ पर डैश डाला इसका मतलब है कि परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेस। सो ये जो रेशो है ये आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले ये कहता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि मुझे लगता है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस और चार्जेस हैं ये आपको ऑलमोस्ट समझ आ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। सो मीन्स दैट के दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा, ठीक है, तो ये जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ नोट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है 28.5 और इन केस ऑफ बेंजीन जिसका फॉर्मूला आपके पास C6H6 होता है, उसके केस में ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज़ 4.6। मतलब कि अगर इस फॉर्मूले को देखें तो अगर दो चार्जेस का इंटरेक्शन बेंजीन की प्रेजेंस में होगा तो उनकी जो दरमियान की फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये जितनी कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फोर्स उतनी ज़्यादा, बिकॉज ये जितनी कम फोर्स उतनी ज़्यादा और ये जितनी ज़्यादा
फोर्स उतनी कम। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि एक्सप्लेन करता है कि मीडियम कैसा होना चाहिए अगर आपने दो सब्सटेंसेस के दरमियान की जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम करनी है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।